आज हम लोग 21 नंबर पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लिखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 146 का होल स्क्वायर बराबर 232 232 का होल स्क्वायर माइनस 52 का होल स्क्वायर माइनस 54। जैसे पूछा गया इसका x का मान क्या होगा, x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बस सॉल्व मत करने लगेगा, यहाँ से इकाई के अंक पे काम कर लीजिए, क्योंकि चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए, चारों ऑप्शन में यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया 158, बी वाला ऑप्शन दिया गया है 183, सी वाला ऑप्शन दिया गया 156 और डी वाला ऑप्शन दिया गया है 162। डी वाला ऑप्शन दिया गया है 162। यहाँ इकाई का अंक सबका अलग अलग है, इकाई का अंक कैसा है, सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की आपको आवश्यकता नहीं है, यूनिट डिजिट की बात कर ले रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो उसको सबको वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 232 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 52। तो 232 वाले 52 का स्क्वायर माइनस 54 और माइनस हो जाएगा 146 का होल स्क्वायर। इस पे हम लोग को काम करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा 8 8 64 और मतलब 4 लास्ट में, यहाँ हो जाएगा 36। इकाई के अंक की बात करें तो इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक ले लेंगे 4 माइनस 4 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6। माइनस माइनस वालों को जोड़ दो पहले। अच्छा स्क्वायर नहीं है, 140 8 8 ये है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है। कितना हो जाएगा हमारे पास 8, यहाँ हो जाएगा कितना 6। माइनस वालों को जोड़ दो, 8 6 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18। 18 का मतलब 8 आ जाएगा इकाई का अंक। 4 में से तो 8 जाएगा नहीं, तो इसको बढ़ा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये बड़ी राशि है हमारे पास, ये राशि है तो इसको बढ़ा लेंगे। बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना कर लेंगे 14, 14 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 6। अब भाई ये समझिएगा एक्स स्क्वायर और 6, अगर इसका वर्गमूल भी लेंगे तो किसी राशि में अगर लास्ट में 6 है तो इसका वर्गमूल भी लेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि इसका अंतिम अंक कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 156। बात क्लियर हो पा रही है। जैसे हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि अगर हम कहें 6 एक्स बराबर 6 तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 होगा। उल्टा करो, अगर किसी के लास्ट में 6 है तो इसका वर्गमूल लिया जाए तो कितना आएगा 6 आएगा, क्योंकि 6 का इकाई का अंक किसी भी का पावर के लिए क्या होगा समान होगा। 6 की पावर 1 बराबर 6, 6 की पावर 2 बराबर 6। अगर आप देखें 6 की पावर 1 बराबर कितना आएगा 6, 6 की पावर 2 बराबर कितना आएगा 36, इसका इकाई के अंक कितना आएगा 6, 6 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा 2 16, इसका भी इकाई का अंक कितना आएगा 6। तो 6 का इकाई का अंक हमेशा क्या होता है समान होता है, तो यहाँ पे कोई समस्या नहीं होगी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा वाला क्वेश्चन लिखा गया है, अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की, यह राशि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 1120 रुपये, 2 वर्ष में कितना मिल रही है 1120, मतलब 2 वर्ष का मिश्रण है 1120 और 5 वर्ष में 1300 रुपये हो जाती है। मूल राशि क्या होगी, मूल राशि निकालना। तो ये बात समझिएगा, अगर साधारण ब्याज की बात कही है, ये बराबर होता है P प्लस SI, ये बराबर होता है P प्लस SI। और देखो यहाँ पे आप समझ पा रहे हो कि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज लिखा नहीं गया, तो हम कुछ ना लिखा जाए तो वहां पे साधारण ब्याज माना जाता है। क्या माना जाता है, साधारण ब्याज माना जाता है। तो आप यहाँ देखें, अगर यहाँ पे हो जाएगा, अगर 2 वर्ष के लिए जाएं हम लोग यहाँ कर सकते थे A2 बराबर P प्लस 2SI। भाई हर वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है समान होता है, तो A2 बराबर क्या हो जाएगा P प्लस 2SI। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है अजय ने अपनी जमा पूंजी एक बैंक में निवेश की है, राशि ब्याज के 2 वर्ष में, ब्याज के 2 वर्ष में, 2 वर्ष मतलब 2 SI लगेंगे, 2 वर्ष में 2 SI लगेंगे। P कितनी हो जा रही 1120 हो जा रही, कितनी हो जा रही 1120 हो जा रही है। आगे लिख रहा है और 5 वर्ष में 1300, तो P तो वही रहेगा,
5 वर्ष में 5 SI हो जाएंगे, 5 SI हो जाएंगे, तो कितनी राशि हो गई ये 1300। अब ऊपर वाले को घटा दीजिएगा, P से P कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 SI। यहाँ कितना हो जाएगा 1120 80 180 बच जाएगा। SI बराबर हो जाएगा 60। SI बराबर कितना हो जाएगा 60। बात क्लियर। अब पूछ रहा था मूल राशि क्या है किसी वाले भी समीकरण में, चाहे इस वाले समीकरण में रख दो चाहे इस वाले में, तो हम इस वाले में रख देंगे। तो 1120 बराबर P प्लस 2 SI मतलब 120। 120 यहाँ आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1000। मूल राशि कितनी थी 1000 थी। ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिएगा, मेंस का सवाल है SSC CGL के। तीसरा नंबर लिख रहा दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है। वो कह रहा दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है। जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, भुजा AD पर P बिंदु इस प्रकार है। AD पर P बिंदु इस प्रकार है यहाँ पर कि B एक बिंदु है कि BP प्लस CP का न्यूनतम मान, BP और CP का न्यूनतम मान, BP प्लस CP का न्यूनतम मान बताइए। न्यूनतम मान क्या होगा? अगर BP और CP के न्यूनतम मान की बात की जाए तो एक बात गौर करिएगा, इसका हम लोग एक मिरर इमेज बना लीजिए। जैसे ये बना, इसके आगे वो बना लीजिए। ये P है आपका, ये क्या है आपका P है। यहाँ से राशि आ देखिए, जब न्यूनतम मान की बात करें तो डायरेक्ट जाएगा। न्यूनतम मान के लिए क्या होगा, डायरेक्ट जाएगा नहीं जाएगा। इसको हमको जब इसको हम लोग ऐसा करके पलटाएंगे, ये C वाला पॉइंट जब यहाँ आएगा इस तरफ आएगा तो ऐसा हो जाएगा। अब बताइए ए हमारे पास कितना है था 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, पूरा कितना हो जाएगा 8। सबसे आसान सवाल होता है ऐसे क्षेत्रों में लगाने में कि अगर वहाँ मिरर इमेज बना लीजिए। इसका क्या बना लीजिए, इसको ऐसे करके खोल लीजिए। ऐसे करके खोल लेंगे, न्यूनतम वैल्यू चाहिए थी तो ये राशि कैसी हो जाएगी, सीधी ऐसी हो जाएगी। देखा मध्य बिंदु से निकल रहा था, क्या निकल रहा मध्य बिंदु से निकल रहा था, तो ये 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसकी राशि पूछ रहा था, यही ये राशि पूछ रहा था। ये आपकी बिल्कुल सीधी रेखा होगी, मिनिमम रेखा होगी। इसकी देखो यही तो होगा आपका, ये वाला C हम यहाँ पर ला दिए तो BP प्लस CP आपका क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। BP प्लस CP बराबर जो होगा क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 प्लस 8 8 64 रूट 6 4 10 6 1 7 1 8 16 5 80 4 रूट 5 आ जाएगा। 4 रूट 5 आ जाएगा। तीसरे का आंसर देखिए 4 रूट 5 आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेन से पूछा गया था। अगला देखिए, चार नंबर, निष्पक्ष पासों का एक युग में फेंका जाता है। निष्पक्ष पासों का एक युग में फेंका जाता है। दोनों पासों की संख्याओं का योग 5 आने की प्रायिकता क्या है। 2 पासे हैं, पासे में कितनी संख्या होती है आप बता दें। पासे में 2 पासे फेंके गए हैं, 2 पासे फेंके जाएं, 2 पासे फेंके जाते हैं, 2 पासे फेंके जाते हैं कह रहा है। तो इसमें कितनी अवस्था बनती है, टोटल 6। इसकी कितनी होती है 6, 1 से लेकर कितनी होती है 6। टोटल कितनी घटनाएं घटेंगी, 6 गुणा 6 36 हो जाएंगी। टोटल घटनाएं घटेंगी 36। अब हम यहाँ पे देखें 5 आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो 1 इसमें आएगा, इसमें कितना आएगा 4, कितना आ जाएगा 5। इसमें 2 आएगा तो इसमें कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 5। अगर यहाँ 3 आएगा तो यहाँ कितना आ सकता है 2, यहाँ आ सकता है 5। अगर यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5। कितनी संभावना हो गई, 1 2 3 4 संभावनाएं हो गई। टोटल संभावना 6 गुणा 6 कितनी हो जाएंगी 36, कितना हो जाएगा 36। तो 4/36 मतलब 1/9, 4/36 का सही हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इन्होंने कुछ काटा नहीं, 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा।
ठीक है ना। सीजीएल मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे गए थे 2022 में। अगर देखें आप प्रायिकता के, तो वहाँ पासा फेंकना है, 2 पासा फेंकेंगे 36, 3 पासा फेंकेंगे 6 का क्यों कर देंगे, 216 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना था। तो और कह रहा 5 आने का योग, तो दोनों का 5 कैसे आएगा, 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, ऐसी घटनाएं घटेंगी। तो टोटल घटनाएं नीचे रखना है, कितनी घटनाएं घटेंगी ऊपर रखना है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पाँच नंबर लिखा गया है, एक घड़ी को 16% लाभ पर बेचा जाता है। यदि ये घड़ी 10% कम मूल्य पर खरीदी जाती और 14 रुपये कम मूल्य पर बेची जाती तो 25% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। ऐसे क्वेश्चन में प्रारंभिक सीपी आप मान लिया करो 100x, कैसा भी सवाल हो तत्काल आपका वहां पर लग जाएगा। 100x मान लिया। कह रहा है घड़ी को 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो 116x बेच दिया, 116x में बेच दिया। फिर कह रहा है यदि ये घड़ी 10% कम क्रय मूल्य पर खरीदी जाती, 10% कम पर खरीदी जाती, नया सीपी कितना हो गया इसका, 90x। कितना हो गया, 90x। और 14 रुपये कम मूल्य पर बेची जाती। अब यही है, यहाँ पे परसेंटेज बात कर रहा है, रुपया की बात कर रहा है, इसलिए हमने एक्स मान की व्यवस्था की थी, 14 रुपये इतना। अब जो लोग अकेला 100 मानेंगे तो 116 में से 14 घटा देंगे, उनके लिए समस्या उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज पे चल रहा था। यहाँ पे हमने 16x में से कितना घटा दिया, 14। अब वो कह रहा है तो 25% का लाभ होता है। ऐसे केस में 25% का लाभ होता है। कितना लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। कहने का मतलब है 90x का 25%, 125 बटे कितना हो जाएगा, 100 बराबर 116x - 14। 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100। यहाँ पर जाए 9 × 5 = 45, 450x बराबर 4 का गुणा कर देंगे, 0 4 सॉरी x 4 × 24, 2 4 × 4 2 6 4 × 4 -14 × 4 = 56। घटा देंगे 56, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका 14, 14 × 4 = 56, x बराबर आ जाएगा 4। तो पूछ रहा है घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ओरिजिनल क्रय मूल्य 100x माना था, 100x की वैल्यू कितनी होगी, 100 × 4, 100 × 4 कितना आ जाएगा, 400। 100 × 4 कितना आ जाएगा, 400। अगला सवाल देखिएगा, नंबर 6 नंबर में लिखा गया है एक आदमी ने 1 रुपये में 5 वस्तुएं खरीदी। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए एक आदमी को 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। देखो जब वो खरीदता है तो सीपी बटे संबंध होता है जो सीपी का, सीपी बटे 100 बराबर एसपी बटे 100 ± प्रॉफिट या लॉस। जब वस्तुओं की बात करते हैं, अगर N1 वस्तुएं खरीदी थी और हमने N2 वस्तुएं बेची, बस कह रहा एक आदमी 1 रुपये 5 वस्तुएं खरीदा, 25% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए। बस यहाँ पे N1 लगा दो, यहाँ पे कितना लगा दो, N2 लगा दो, वस्तुओं का भी साथ में, तो आपका मामला हो जाएगा। तो सीपी कितना है, 1 रुपये में 5 वस्तुएं, 1 रुपये में 5 वस्तुएं इंटू 100 बराबर 25% का लाभ अर्जित करने के लिए, 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में N2 कितना हो जाएगा, 125 लाभ हो रहा है 125, बस 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 से 5 कट जाएगा, N2 बराबर 4। बहुत अच्छा सवाल है, इस फॉर्मूले पे काम करना, कैसा भी सवाल है आपको बन जाएगा जल्दी से। बस N1 N2 लगा दो, जब वस्तुएं जोड़ दो N1 N2 यहाँ लगा देना, ठीक है ना। अगला देखिएगा 7 नंबर, में लिखा गया है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक प्राप्त हुए और उसे उत्तीर्ण अंक से 90 अंक अधिक मिलता है, और दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 27% अंक प्राप्त होता है और आज 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ज्ञात कीजिए कि उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। ज्ञात कीजिए उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है। एक विद्यार्थी को वो कह रहा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 65% अंक मिले, मान लो उसका पूर्णांक है 65% m, उसका पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क कितना है m, उसको अंक कितने मिलते हैं 65%, तो उसका टोटल मार्क हो गया 65% ऑफ m। अब वो कह रहा है
और उसे उत्तीर्णांक से 90 अंक अधिक मिले। अगर वो 90 अंक अधिक मिले तो 90 घटा दो, उत्तीर्णांक तक पहुंचा दो इसको, पासिंग मार्क तक। अंक लिखा, दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 27% अंक होता है, 27% अंक मिलता है दूसरे विद्यार्थी को, 27% ऑफ है, और 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 24 जोड़ दो, पास करवा दो। अब दोनों पास की स्थिति में आ गए, दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। यहां से इसको यहां ले जाएंगे हम लोग, हो जाएगा 65% ऑफ एम माइनस 27% ऑफ एम बराबर 90 प्लस 24, 15 सात जाएगा 8, 3 38% ऑफ एम बराबर 4, 9 11 19 दूनी 38, 19 छक्का 14, 2 3 6, 3 बार कट गया। यहाँ बचेगा एम, परसेंट मतलब होता है बटे 100 बराबर 3, एम बराबर 300, परसेंट मतलब होता है 1/100। इसका मैक्सिमम मार्क था 300, बी वाला सवाल हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिएगा, आठ नंबर भी मेंस का सवाल है। वो कह रहा 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्या संभव है। ऐसे ऐसे डिजिट कितने कितने होंगे इसके पास, ये फर्स्ट डिजिट होगा, 100 अंक बनाना है, पहला अंक होगा, पहला डिब्बा, दूसरा, तीसरा, ये कौन सा नंबर का होगा, 100th नंबर का होगा। डिजिट कौन सा होगा, नंबर का, ये पहले नंबर का होगा, ये फर्स्ट का होगा, ये सेकंड का होगा, हो जाएगा इस प्रकार से। इसमें क्या क्या भर सकते हैं, अगर 100 अंक की संख्या बनाना तो क्या क्या भर सकते हैं, कौन कौन से, कितने अंक हमारे पास, 10 अंक हैं, 0 से लेकर के कितने अंक हैं, 9 तक कितने अंक हैं, 10 अंक हैं। अगर 10 अंक तक हैं तो यहाँ पे 1 से लेकर हम कहाँ भर सकते हैं, 9 तक भर सकते हैं। क्या 0 भर सकते हैं इस वाले में, क्या इस वाले 0 भर सकते, नहीं भर सकते, तो यहाँ पे भरेंगे हम लोग कितने प्रकार से, 1 से लेकर 9 अंक तक भर सकते, मतलब 9 अंक भर सकते। दूसरे वाले में कितना भर सकते हैं हम लोग, 0 से लेकर 9 तक भर सकते, कितना अंक भर सकते दूसरे वाले में, 10 भर सकते। इस वाले में कितना भर देंगे हम लोग, इस वाले में कितना भरेंगे, 10 भरेंगे। इसी प्रकार इस वाले में कितना भरेंगे, 10 अंक भरेंगे। इसी प्रकार इस वाले में कितना भरेंगे, 10 अंक भरेंगे। हमारे पास टोटल 100 डिब्बे थे, समझिए बात को, हमारे पास टोटल कितने डिब्बे थे, 100 डिब्बे थे। अगर 100 डिब्बे में पहला डिब्बा तो 9 का है, इसके बाद कितने बचे, 10 गुणा 10 गुणा 10, कितने बार जाएगा, 99 और बचेंगे। 9 गुणा 10 गुणा 10 कितने बचेंगे, 99 टाइम्स होगा, नहीं होगा, कितने टाइम्स होगा, 99 टाइम्स। इसका मतलब होगा 9 गुणा 10 की पावर 99, 9 गुणा 10 की पावर। बात समझ में आई, मेंस का सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कायदे का सवाल बनाया गया था, हो जाएगा। पहले डिब्बे में बस 9 प्रकार से भर सकते, बाकी में कितने प्रकार से भर सकते, 10 प्रकार से भर सकते हैं। 9 गुणा 10 फीसद कितना आ जाएगा, 99 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, सोलह 10 7 7 7 22 54 17 21 पूछ रहा है इसका माध्यिका और बहुलक क्या है। माध्यिका के लिए क्या करते हैं, पहले तो अवरोही या आरोही क्रम में लगाते हैं, पहले तो अवरोही या आरोही क्रम में लगाते हैं। सबसे छोटा क्या है, 7 है, 3 बार आया 7 7 7। इसके बाद इससे बड़ा क्या है, 10 है, लिख लो 10। इससे बड़ा क्या है हमारे पास, 16 है, 16 लिख लो। इसके बड़ा क्या है, 17 है, 17 लिख लीजिए। फिर क्या है हमारे पास, 21 है, 21, फिर 22, फिर 14। इसको हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में लिख लिया। क्या किया हम लोगों ने, आरोही क्रम में इसको लिख लिया। मध्यिका क्या होगी, बीच बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एन बराबर कितने टर्म है, 9। तो मध्यिका क्या होगी, मीडियन बराबर होगा 9 + 1/10 वहाँ टर्म 10/2 मतलब कितना, 5 फिफ्थ
टर्म होगा। पाँचवा टर्म कौन सा? 1 2 3 4 5 16। इसकी मीडियन जो हो जाएगी 16 हो जाएगी। इसकी मीडियन क्या हो जाएगी? 16 हो जाएगी। आपको याद करना है, सूत्र छोटे छोटे सवालों में लगाया करो। यहाँ से एक काटो, यहाँ से एक काटो, तो यहाँ से एक काटो, यहाँ से ये वाला करो तो ये वाला करो, ये वाला, ये वाला, यहाँ से ये वाला, कितना बचा? 16 बचा, बीच में यही होगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। मान लो 2 आ जाते बीच में बचते, दोनों का एवरेज निकाल दे। क्या करें? दोनों का एवरेज निकाल देते, ठीक है ना। अगला नंबर है 10 नंबर। लिख रहा है 3 -3 4 0 4 -2 -5। अच्छा, इसका बहुलक नहीं निकाले थे 9 वाले का। 9 वाले का बहुलक भी कितना आएगा? 7 ही आएगा। क्या आएगा? मॉड कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है ना। 10 नंबर देखिएगा, -5 1 7 10 और 5 का माध्य निकाल रहा है। माध्य क्या करेंगे? सबको जोड़ के उतना भाग दे देंगे। सबको जोड़ करके जोड़ दो सबको। 5 10 15 15 और 7 22 22 और 1 23 23 और 4 27 27 और 4 कितना हो जाएगा? 31। 31 तो प्लस वाले हो गए हैं, माइनस वाले कितने हो गए? 5 2 7 3 10 बटे कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 9 10 संख्या है। कितना हो जाएगा? 21 बटे 10, मतलब हो जाएगा 2.1। इसका जो माध्य होगा वो कितना होगा? 2.1। अगला देखिएगा 11 नंबर। ग्यारह नंबर लिखा गया है, एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य को 6 घंटे में कर सकता है। 30 एक जैसे कार्य को, W हमेशा क्या रखते हैं? नीचे रखते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? M1 D1 H1/W1 लगाते हैं हम लोग। M2 D2 H2 अपॉन कितना हो जाएगा? W2। तो यहाँ पर कितने काम करता है? एक कंप्यूटर 30 एक जैसे कार्य, 30 एक जैसे कार्य। एक कंप्यूटर मतलब यहाँ पर मैन की जगह क्या है? कंप्यूटर है। 6 घंटे कर सकते। दिन की बात यहाँ की नहीं, बस घंटे की बात है तो घंटे लिख लो, दिन की बात नहीं की, दोनों से दिन को अलग कर दो। उसी दर से 80 समान कार्य, उसी दर से 80 समान कार्य W2 80 समान कार्य 3 घंटे के अंदर करने के लिए, 3 घंटे के अंदर कर लें हम, तो कम से कम कितने कंप्यूटर? n कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, मैं मान लिया, ठीक है। तो 6 एकम 6 6 पंचे 30 हो जाएगा, 16 पंचे 80 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 16/3, 3 पचे 15, 5 से 1/3। अब 5 से 1/3 कंप्यूटर तो होगा नहीं, वो कह रहा है तो काम तो करना ही है, तो कम से कम कितने कंप्यूटर की हो सकता है? 6 कंप्यूटर की। 5 मत लगा देना आंसर, क्योंकि काम 5 कंप्यूटर क्या काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा? 6 कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, तब जाके काम कंप्लीट हो पाएगा। तो कितने कंप्यूटर की आवश्यकता होगी? 6 कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। 6 कंप्यूटर्स की आवश्यकता होगी। अगला देखिए 12 नंबर सवाल। ऐसा एक चीज लिखी है यहाँ पे, यदि Sn किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग है, वो तो ठीक है। Sn जो होता है वो सम ऑफ n टर्म्स होता है। S2n बराबर 3Sn, ये लिखा गया है। उसने पूछा है आपसे S3n बटे Sn, ठीक है, का अनुपात चाहिए। n बराबर 1 मान लिया करो ऐसे केस में। n बराबर 1 1 n बराबर 2 ऐसे मानेंगे। n बराबर 1 मानेंगे, n बराबर 1 मानेंगे तो S2 कितना हो जाएगा? 3 × 1 3S1। n बराबर अगर 1 लेंगे तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 × S1। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से अगर समझे बात, S1 अनुपात S2 कितना होगा? S1 अनुपात S2 कितना होगा?
S1 अनुपात S2 कितना होगा, S1 1 होगा, S2 कितना होगा 3 होगा, S1 1 होगा, S2 कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ पे बात समझिए थोड़ा सा, एक पद का योग कितना है, 1 है, मतलब पहला पद क्या है, 1 है, पहला पद कितना होगा 1 होगा, सीरीज बना ले रहे हैं, पहला पद कितना होगा 1 होगा, ठीक है। S1 के मामले से S2 दो पदों का योग 3 है, दो पदों का योग 3 है तो इसका अगला पद क्या होगा बताइए, सीरीज कैसी होगी, अगर दो पदों का योग 3 है और पहला पद आपका 1 है तो क्या होगा, यहाँ 1 होगा तो यहाँ कितना होगा 2 होगा ना। S2 का मतलब 3 है, S2 का मतलब कितना है 2, दो पदों का योग कितना है 3, दो पदों का योग कितना है 3 है, तो S2 कितना हो जाएगा 1 और 2, सीरीज कैसी रहेगी 1 2 रहेगी, इन पदों का योग कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, पहले पद का योग कितना है 1 है तो ये पहला पद ही 1 रहेगा तो अपने आप में योग कितना 1 हो जाएगा। अब समझिए अगर इसका मतलब है, अब सीरीज का क्या बना सकते हैं, सीरीज अब तो समांतर सीरीज बना सकते हैं, सीरीज होगी आपकी 1 2 3 4 5 ऐसी सीरीज बनी होगी। अब तो जितने पदों का योग का है, 3 पदों का योग कितना होगा, S3 कितना होगा बताओ, 3 2 5 1 6, SN एन का मान एक रख रहे थे हम लोग, कितना रख रहे थे, यहाँ पे एन का मान पूरे में एक रख कर चल रहे थे, ऐसा रख लीजिए, एन का मान एक रख कर चल रहे थे, यहाँ हो जाएगा S3/S1, तीन पदों का योग कितना होगा, 3 2 5 1 6, ये पहले पद का मतलब अनुपात होगा 6:1, कितना होगा 6:1 हो जाएगा, 6:1। बहुत अच्छा सवाल ये भी था, आपको ये समझना था कि पहले पद का योग, बस यहाँ क्या था, पहले पद का योग पहला पद बराबर होता है, पहले पद का योग अकेला पद है, अकेला कोई पद है तो उसका योग करो तो वही आएगा, और अकेला है नहीं सिंगल रखो तो भी वही आएगा। दो पदों का योग कितना हो जाएगा, पहले पद प्लस दूसरे पद, तो दो पदों का योग 3 आ रहा था तो एक और कितना हो जाएगा 2 और 1 3। अगला देखिएगा, बाकी इसका अगर प्रॉपर तरीका लगाएंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, इसको हम आमतौर पर इस तरीके से देख सकते थे। अगला सवाल है, तेरह नंबर, किसी श्रृंखला के प्रथम 3 पद -3, -0, -3, तो श्रृंखला के 10वां पद कितना होगा, श्रृंखला का 10वां पद कितना होगा, ये निकालना, श्रृंखला का 10वां पद कितना होगा भाई ये बताओ। ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये कौन सा पद है तीसरा, इसके बाद क्या आएगा 3 3 का अंतर है, इसके बाद कितना आएगा 3 3 और 6 आएगा, कितना आएगा 6 आएगा। पहले दो पद को हटा दिया जाए अगर तो 3 से लेकर कितने पद 8 पद और चाहिए, पहला पद 3 है तो 8वां पद कितना होगा 24 होगा, 8वां पद कितना होगा 24 होगा, 8 3 24 कितना हो जाएगा, 10 पद में से पहले दो हटा दो, जीरो वाला गेम खत्म हो गया, तो 8 3 कितना हो जाएगा 10वां पद क्या होगा 24। या ऐसे लगा सकते थे Tn बराबर कितना होता है a + n - 1 × t, हमें T8 चाहिए था, पहला पद -3 है प्लस 8 - 1, डिफरेंस कितने का आ रहा है इसमें, डिफरेंस कितने का 3 का डिफरेंस आ रहा है, 3 हो गया, -3 प्लस यहाँ बचेगा 7 × 3, -3 डिफरेंस कितने का आ रहा था, कह रहा था कौन सा 10वां पद कह रहा, सॉरी 10वां पद कह रहा था, तो यहाँ पर 10 लगाओ, यहाँ कितना लगा 10 लगाइए, 10 में से 1 गया कितना बचेगा 9, तो 10 9 3 27, 27 3 का कितना 24। अगर यहाँ से काउंट करेंगे 10वां पद हो जाएगा, यहाँ से काउंट करेंगे कितने पद बचेंगे 8 पद बचेंगे, कितना हो जाएगा 24। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर, उस पिरामिड का वक्र सतही क्षेत्रफल निकालें जिसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और 40 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र पर खड़ा है। ये पिरामिड का बात कह रहा है, तो पिरामिड अगर इसका हम खुली आकृति बनाए ऐसी बनेगी, जिसको बंद करेंगे आकृति कुछ ऐसी बनेगी आकृति जी। इस पिरामिड को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा आपको, इस पिरामिड को समझने के लिए इसको समझना पड़ेगा, जब आकृति खुलेगी सबको बांध देंगे तो ऐसा जाएगा ऊपर नहीं जाएगा, इसी प्रकार से जो ऊपर ही आ रहा है। वो कह रहा है इसके जो भुजा है वो 40 सेंटीमीटर की है, भुजा कितने की है 40 40 की है,
वर्गाकार है, सबकी भुजा कितनी होगी, बराबर होगी। और कह रहा है जिसकी ऊंचाई 21 है, ए वाली जो ऊंचाई है इसकी, ए वाली ऊंचाई है वो 21 है, कितनी है, 21 है। अगर इसकी हम इसकी आधी कर दें, ए वाला आधा कर दें, तो पूरा 40 से आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 20 है। अब आप यहाँ देखो, ये वाली जो ऊंचाई है इसकी, जो 90 डिग्री पर है, ऐसी जाएगी ना 90 डिग्री पर, ये आपका 90 डिग्री का कोण है। इसको ऐसा ना बना के, अगर समझ में नहीं आ रहा हो, इसको हम लोग इससे बना देते हैं। इसको अगर इससे देखें, जो हमें, क्योंकि ए वाला सतह का क्षेत्रफल चाहिए, पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल, तो ए वाली ऊंचाई चाहिए थी, तो ए वाली ऊंचाई को हम यहाँ ले गए, ये 20 है, ये 21 है, ये 21 है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29। तो पेड़ लगा देंगे, 20 से 21 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब बताइए, ए वाली जो ऊंचाई आई है, ये वाली जो ऊंचाई आई है, जो 29 आई है, कितनी आई है, 29 आई है। अब हमारे पास एक त्रिभुज, ऐसे ऐसे त्रिभुज कितने हो गए, 4 त्रिभुज हो गए, तो 4 गुणा प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2, आधार कितना है, 40 का, ये 40 का है, गुणा इसकी ए वाली ऊंचाई, कौन सी ऊंचाई, ए वाली ऊंचाई, कितनी हो जाएगी, 29, 2 20, तो 4 गुणा 29 दूनी 58, 580, 0 4 8 32, 3 4 25 20, 2320, कितना हो जाएगा, 2320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है। अगला देखिए 15 नंबर, में क्या लिखा गया है, 4 कलम 6 नोटबुक, 4 कलम, कलम मतलब पेन, 6 नोटबुक, 6 नोटबुक, 9 फाइल, 305 है, 3 कलम, 3 पेन, 4 नोटबुक, 2 फाइल का मूल्य 145 कह रहा है। तब 3 कलम, 5 कलम, 8 नोटबुक या 16 फाइल की वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू बताना है। अब आप यहाँ देखिए गौर करके, इसमें क्या करना है, वो कह रहा है 4 पेन 6 नोटबुक 9 फाइल की वैल्यू कितनी, 305 है, 3 पेन 4 नोटबुक और 2 आपकी फाइल की वैल्यू कितनी, 3। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3। इसमें कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल हैं। वेरिएबल कितने हैं इसमें, 3 वेरिएबल मतलब 4, वेरिएबल कितने हैं, 3। और इक्वेशन कितने बनाए हैं इसने, दिए हैं, सवाल लगाने कितने इक्वेशन दिए हैं, 2। तो क्या ये सवाल लग पाएगा, वेरिएबल 3 है, इक्वेशन कितना है, 2। 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन होना जरूरी है, 3 वेरिएबल के लिए कितने इक्वेशन जरूरी है, 3 जरूरी है। अगर 3 इक्वेशन होते 3 वेरिएबल को हम सॉल्व कर सकते थे, इसलिए यहाँ पे कह सकते आंकड़े कैसे हैं, अपर्याप्त हैं। हाँ, कब इनका आंसर आ सकता है, ये बात याद की, कब आ सकता है, जब इनको पूछ लेता 7 पेन ऐसा पूछ लेता, 6 4 10 नोटबुक 9 2 11 का कितना मूल्य होगा, दोनों को जोड़ देते तो निकाल लेते, मैं संयुक्त रूप से निकाल सकते थे, है ना। अब पृथक करके अलग अलग आप वैल्यू पूछ लें, एक पेन की कीमत कितनी है तो आप कभी नहीं निकाल पाएंगे, एक नोटबुक की कीमत कितनी है नहीं निकाल पाएंगे, एक फाइल की कीमत कितनी है आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। अगर ऐसा पूछ लेता, इसके स्थान पर ऐसा होता 4 3 7 पेन की वैल्यू, 6 4 10 फाइल की वैल्यू, 9 2 11 फाइल की वैल्यू, दोनों को डायरेक्ट संयुक्त रूप से तो निकाल सकते लेकिन पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते। और यहाँ पे पर्टिकुलर निकालने की जरूरत थी, कैसे पर्टिकुलर निकालने की जरूरत थी, 5p, क्या इनका जोड़ या घटाओ गुणा कुछ ऐसा आ रहा है, किसका आ रहा है, नहीं आ रहा है, यही काम इसमें है। तो पर्टिकुलर निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते थे, यही कारण हो जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त हो जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND हो जाएगा। 16 नंबर, ये भी मेंस का सवाल है। प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक,
प्रथम 111 पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होंगी? पूर्ण संख्याएं होल नंबर कहाँ शुरू होते हैं? 0 से। 0 1 2 111 तक पहुंचने में लास्ट नंबर कौन सा होगा? इसका 110 होगा। 110 होगा। का योग का इकाई अंक कितना होगा? योग का इकाई अंक, तो इसको जोड़ना 0 + 1 + 2 + 3 110। और यहां से यहां तक का योग निकाल सकते हैं। इसको अगर आप काट दें तो कितने पद हो गए? 110 पद हो गए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसको अलग कर दो यहां से, 0 का योग तो कोई मतलब नहीं बचा। इसको करेंगे 110 n इंटू n + 1 111 बटे कितना हो जाएगा? 2। 110 यहाँ हो जाएगा कितना आपका? 55। 55 गुणा करेंगे तो लास्ट में आएगा 5। कितना आएगा? 5। इसका इकाई अंक कितना होगा? 5। बात क्लियर हो पा रही? हो जाएगा ना जी वाला। अगला देखिएगा 17 नंबर। ये 15 दिन में 3/4 भाग काम पूरा करता है। ये 15 दिनों में 3/4 भाग काम करता है। ये 15 दिनों में 3/4 भाग काम करता है। तो भैया एक भाग काम करने में कितना समय लगेगा? इसको ऐसा लिखो, इसको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। 3/4 भाग काम करने में 15 दिन लगते हैं। तो 1 पार्ट काम करने में कितना लगेगा? 3 × 5 = 15, 5 × 4 = 20 दिन। भाग हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 3 × 5 = 15, कितना हो जाएगा? 20 दिन। और 24 दिनों में 4/5 भाग काम करता है। 24 दिनों में तो 4 × 24 6 × 5 = 30। पूरा 1 पार्ट काम करने में, कंप्लीट काम करने में 5 × 30 दिन लगेंगे। सी की मदद से 20/3 दिनों में काम पूरा करते हैं। सी की मदद से 20/3 दिनों में काम पूरा करते हैं और 360 रुपये कमाते हैं। यदि पैसों को किए गए काम के अनुपात में बांटा जाए तो सी और ए के हिस्से का अंतर बताइए। सी और ए का हिस्सा, इन्होंने एक काम को 20/3 दिन में निपटा लिया। कितने दिन में निपटा लिया? 20/3 दिन में। तो अगर हम टोटल अगर देखें, ये कितने दिन काम करेगा? 20/3 दिन काम करेगा। ये काम करेगा 20/3, बी काम करेगा 20/3 दिन, सी काम करेगा और काम कंप्लीट हो जाएगा। एक क्षमता को मान रख दो सबकी 20/3। ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/20 प्लस 20/3, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1/30 प्लस 20/3 इंटू सी बराबर 1। अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1/3 ए ने काम किया और 2/9 काम किया किसने? बी ने काम किया। शेष काम 20/3 इंटू कितना हो जाएगा? सी ने कितना काम, सी की क्षमता कितनी है और कितने दिन काम किया होगा? अगर आप यहां से अंदाज लगाएं तो 1/3 इसने काम किया। कितना काम किया? ये ने कितने दिन काम किया? 1/3 काम। कितना काम किया? 1/3 काम। इसने कितना काम किया? 2/9 काम। इसने किया 20/3 इंटू सी काम किया। इसने कितना किया? 20/3 इंटू सी काम। सी की क्षमता निकाल ले रहे हैं। सी की क्षमता निकालेंगे तो सी की क्षमता हो जाएगी हमारे पास 1 - 20/3। दूसरे तरीके से लगा ले सही रहता है ये वाला। 1/3 - 2/9, एलसीएम आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9 3 53 9 2। यहाँ पर कितना बचेगा अगर देखा जाए तो 20/3 से 3 में से 5 गया 4/9, 4 × 5 = 20, 3 × 3 = 9। सी की जो क्षमता है 1/15 है। सी की जो क्षमता वो 1/15 है। सी की क्षमता कितनी हो गई? 1/15। अब इनका रेशियो निकाल लीजिए किसने कितना काम किया है। तो इनकी क्षमता का रेशियो जो आएगा, ए बी सी की क्षमता का जो अनुपात आएगा, या यही कर लीजिए। 20/3 सी काम की वैल्यू जो है इसको मत निकालिएगा, 4/9 निकाल लो बस खत्म हो गया। यहाँ 20/3 बराबर आ गया 20/3 सी बराबर आ गया 4/9। अब यहाँ से थोड़ा सा अगर आप डिस्कस करें तो बड़ा सवाल नहीं होगा। ए ने कितना काम किया था? 1/3।
इन्हें कितना काम किया था 1/3, तो 1/3 इसको मिलेगा। और सी ने कितना काम किया 4/9 किया। सी ने कितना काम किया 20/3 सी दिन में सी ने कितना काम किया 4/9। जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। ए को कितना पैसा मिलेगा 1/3 मिलेगा। कुल पैसा कितना था हमारे पास 360 था, तो 360 में ए को कितना पैसा मिल जाएगा 360 में ए को जो पैसा मिलेगा वो 120 मिलेगा। कितना मिलेगा 1/3 ए को पैसा मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा, सी को मिलेगा 9 चौको 36, 9 का भाग 4/9 मिलेगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 4 चौको 16, 160। कितने का डिफरेंस आ जाएगा 40। कितने का अंतर आ जाएगा 40 का। बात क्लियर हो पा रही है? तो आपको यहीं से लगा लेना था। अगला सवाल है 18 नंबर। वो कह रहा है 18 नंबर में ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया गया, नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2016-17 में विश्व में लोकप्रिय स्थानों के उत्पाद राजस्व को मिलियन US डॉलर में दर्शाया गया है, उसको देखना है। तो 18 से लेकर 20 तक सवाल आपको खुद लगाना है। 18 का जो आंसर है वो बी है 3:5। 19 का जो आंसर है सी है 94.98। और 20 का जो आंसर है वो है आपका ए कैरेट। इस तरीके से वाला सॉल्व पेपर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।